इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट। आज इनके पास इतना पैसा है कि आज वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि आप इनके जितने अमीर कभी बन ही नहीं पाओगे जब तक आप उनका वो पहला कदम नहीं सीख लेते जो इन्होंने अपने टीनेज में ही सीख लिया था। ये इतने आसान और इतने छोटे से स्टेप्स है कि आप इसे अभी तक इग्नोर करते आए हो। But big successes, a few big successes compensate for dozens and dozens of things that didn't work. और ऐसे कौन से वो 3 रूल्स है जो हर एक बिलियनर को अपना पहला मिलियन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम 3 रियल लाइफ पर्सनालिटीज को डिकोड करेंगे और हर एक की लाइफ के सिर्फ 2 फेजेस देखेंगे। पहला, उनका स्ट्रगलिंग पीरियड क्या था, और दूसरा, उन्होंने उस स्ट्रगलिंग पीरियड में ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिससे वो आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉरेन बफेट के बारे में। इनको दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर माना जाता है। It's the end of an era on Wall Street. Legendary investor Warren Buffett. He was the single most successful investor of the 20th century. He is the 5th richest person in the world. खुद यूएस के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उनकी टैक्स फिलॉसफी को बफेट रूल का नाम दिया था। Tax reform should follow the Buffett rule. If you make more than $1 million a year, you should not pay less than 30% in taxes. बट क्या आपको पता है कि एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था कि वो 6 साल की उम्र में च्युइंगम्स और न्यूज़पेपर बेचा करते थे। फिर इनकी लाइफ में एक ऐसा फाइनेंशियल ट्विस्ट आता है जब वो सिर्फ 11 साल के थे। साल था 1941। तब उन्होंने अपने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीद लिया। लगभग 3 शेयर्स खरीदने के बाद उनको ये पता चलता है कि उनको एक्चुअल में लॉस हुआ है। लेकिन अगले ही दिन उनको ये पता चलता है कि जिस कंपनी के इन्होंने शेयर्स लिए थे उस कंपनी का ग्राफ आज पीक पर है। इससे उनको ये रियलाइज होता है कि ये गेम कितना पेशेंस का है, और वो ये भी मानते कि ये फेलियर उनके लाइफ का सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट था। तो ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते करके उन्होंने 14 साल की उम्र तक $1200 की सेविंग से एक 40 एकड़ का फार्म खरीद लिया था। और जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिनबॉल मशीन्स का बिजनेस शुरू कर दिया था। और यहाँ से ही उनकी एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हर एक छोटा वेंचर उनको बिजनेस की यूनिट इकोनॉमी सिखा रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वॉरेन अपने गांव ओमाहा आ जाते हैं। साल था 1956। 25 साल के वॉरेन वॉल स्ट्रीट का शोर शराबा छोड़ के वापस ओमाहा आ जाते। एक दिन वो अपने बेडरूम से एक छोटी सी पार्टनरशिप शुरू करते हैं सिर्फ 7 लोगों के साथ, जो ज्यादातर उनके रिश्तेदार ही थे। वो इन्वेस्टर्स से बस एक ही बात कहते थे कि मुझसे ये मत पूछना कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, बस मुझ पर भरोसा रखो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। जब दुनिया स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से डर रही थी, वॉरेन चुपचाप अंडर वैल्यूज कंपनीज ढूंढ रहे थे। उनका पैसा इतने तेजी से कंपाउंड हुआ कि 1962 आते आते जब वो सिर्फ 32 साल के थे, उनकी पहली पार्टनरशिप वैल्यू आसमान छू गई थी। और उस दिन ऑफिशियली वॉरेन बफेट ने $1 मिलियन का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया था। और वो किसी लॉटरी से या फिर लक से नहीं, बल्कि उनके कंपाउंड इंटरेस्ट से और उनकी मेहनत से हुआ था। वॉरेन बफेट की कहानी पेशेंस और वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन हम बात करें उस शख्स की जो स्पीड और डिस्क्रिप्शन का सिनोनिम है, तो हमारे सामने आते हैं इलॉन मस्क। He is the richest person on the planet. Well, Elon Musk is now the richest person on the planet, surpassing Jeff Bezos. बट क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क जब साउथ अफ्रीका से कनाडा आते तब उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो एक टाइम का खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर उसके अगले ही साल उनको पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद वो स्टैनफोर्ड के कैंपस में ही सेकंड शिफ्ट हो जाते और सिर्फ 2 दिन के बाद वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लेते। सोचो, एक लड़का जिसके पास एक टाइम का खाना अफोर्ड करने के लिए भी पैसे नहीं है, वो इतना बड़ा डिसीजन ले लेता है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चलता है कि इंटरनेट बहुत ही तेजी से एक्सप्लॉइट हो रहा है। और ये डिसीजन भी ऐसा था कि जिससे उनकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। बट ये डिसीजन उनकी लाइफ का ऐसा डिसीजन बनता है जिससे वो आज इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। ड्रॉप आउट लेने के बाद वो अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 कंपनी की शुरुआत करते हैं। ये एक तरह का ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टर था जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर को इंटरनेट पर अपनी प्रेजेंस बनाने में हेल्प करता था, जैसे उस वक्त का द न्यूयॉर्क टाइम्स।
और कुछ ही सालों के बाद उनके हाथ एक ऐसी डील लग जाती है जिससे वो अपना पहला मिलियन कमाने में सफल हो जाते। साल था 1999। तब इलॉन मस्क को एक कॉम्पैक्ट नाम की कंप्यूटर कॉर्पोरेशन कंपनी की डील मिलती है जो Zip2 को $307 मिलियन में खरीदना चाहती थी। तो इलॉन मस्क इसको तुरंत बेच देते हैं और टोटल मिलाकर उनको उसका 7% हिस्सा मिलता है जो तकरीबन $22 मिलियन का था। लेकिन इलॉन मस्क ने अपने लिए सिर्फ 10% की अमाउंट रखी और बाकी के अमाउंट उनके फ्यूचर प्लान X.com के लिए री इन्वेस्ट कर दी और ये कंपनी आगे जाकर पेपैल जैसा बड़ा बिजनेस मॉडल बन पाती है। इलॉन मस्क के लिए फर्स्ट मिलियन सिर्फ बिजनेस मॉडल वैलिडेशन था जिसे तुरंत बिगर विजन में री इन्वेस्ट कर दिया गया। अब बात करते उस इंसान के बारे में जिसने वॉल स्ट्रीट के ऐशो आराम की जिंदगी पे लात मारी और एक गैराज से एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज ई कॉमर्स के बिजनेस में तबाही मचा रही है, और वो इंसान है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस 30 साल की उम्र में डी शॉ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। वो हाई पेइंग जॉब, सिक्योर फ्यूचर और न्यूयॉर्क की लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन 1994 में उन्होंने एक ऐसा डाटा देखा जिससे उनका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। उस डाटा में था कि इंटरनेट ग्रोथ रेट 2300% पर ईयर था। उनको पता था कि ये लाइफ में एक बार आने वाली अपॉर्चुनिटी है, बट उनको इसमें रिस्क भी दिख रहा था। लेकिन यहाँ उन्होंने अपना रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क यूज किया। उन्होंने सोचा कि 80 साल की उम्र में उन्हें किस चीज का अफसोस होगा, हाई पेइंग जॉब छोड़ने का या इंटरनेट रिवॉल्यूशन को मिस करने का। उन्होंने रिस्क लिया और अपनी वाइफ मैकेंजी के साथ न्यूयॉर्क की हाई लाइफ छोड़कर सिर्फ 2 पुराने कार में सेटल शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट होने के बाद उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो नया ऑफिस खरीद पाए, तो इसीलिए उन्होंने एक छोटे से गैराज से अमेज़न की शुरुआत की जिसमें वो सिर्फ बुक्स डिलीवर कर देते। शुरुआत में वो अकेले थे, लेकिन बाद में उन्होंने 7 लोगों की एक टीम बनाई। लेकिन उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसीलिए वो हर ऑर्डर को 1 बाय 1 मैन्युअली चेक करते थे। वो और उनकी टीम दिन रात काम करते थे और उनके कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते थे। ये वो फेज था जब बेजोस अपने जीरो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे थे। एक ऐसा समय जहां उनका पहला मिलियन प्रॉफिट से नहीं बल्कि खून पसीना और भारी उधार से बना था। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब कंपनी तो बड़ी हो रही थी पर प्रॉफिट का नामो निशान नहीं था। वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उनका मजाक उड़ाया करते थे, उनको अमेज़न बॉम्ब करके चिढ़ाया करते थे, पर जेफ बेजोस ने शोर पर नहीं अपने स्केल पर ध्यान दिया। उन्होंने हर एक डॉलर वापस बिजनेस में लगाया, वेयरहाउस बनाया, लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स की। उनका मानना था कि आज प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर देंगे तो कल पूरा मार्केट हमारा होगा, और आगे चल के वही हुआ। जिस गैरेज स्टार्टअप को लोग अमेज़न बॉम्ब करके चिढ़ा रहे थे, आज वही अमेज़न 1.6 ट्रिलियन का एम्पायर बन चुका था। तो क्या वो सिर्फ लक था? वॉरेन बफेट ने अपने पहले मिलियन पेशेंस से बनाए, इलॉन मस्क ने डिस्क्रिप्शन से और जेफ बेजोस ने अपॉर्चुनिटी और विजन से। लेकिन इन तीनों में एक कॉमन चीज थी, रिस्क लेना और लॉन्ग टर्म गेम्स खेलना। उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स नहीं देखे, उन्होंने वो सीड बोया जो आगे चलकर $1 ट्रिलियन का पेड़ बनने वाला था। तो इन तीनों स्टोरीज को तो हमने डिकोड कर लिया, लेकिन वो क्या 3 स्टेप्स है जिसको हम आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, डिसिप्लिन से नेवर सेल फंड में इन्वेस्ट करो और मार्केट के शोर को इग्नोर कर दो। दूसरा, इलॉन मस्क की तरह सबसे ज्यादा पे होने वाली हाई वैल्यू स्किल को मास्टर कर लो। तीसरा और सबसे आखिरी स्टेप, मिनिमम खर्चा करके एक साइड हसल शुरू करो और हर एक प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर दो। अगर आप इस 3 स्टेप फॉर्मूला को अच्छे से समझ गए हो तो आपका भी वो दिन दूर नहीं है। तो आपको इन तीनों में से किसकी फिलोसॉफी ज्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप इनकी जगह होते तो क्या करते। तो मिलते हैं एक अगले मनी ओरिजिन के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।